हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल CFC फॉर कॉमर्स। तो आज अपन देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स वर्ड का मतलब क्या हो रहा है? अपने पास रख लेना। अब इसको अपन देखते हैं रियल सेंस के अंदर। कंपनी ने 10 रुपये प्रॉफिट कमाया, अपन मान के चलते हैं। कितना रुपये प्रॉफिट कमाया? 10 रुपये प्रॉफिट कमाया। अब उन 10 रुपये में से जो डिविडेंड, लास्ट का प्रॉफिट जो कंपनी के पास बचता है, उसमें से कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड देने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बच जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? रिटेन्ड अर्निंग। और एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। अपन 10 रुपया कंपनी के पास प्रॉफिट बच गया। अब समझ लीजिए 5 रुपया कंपनी ने अपने पास रख लिया और 5 रुपए का डिविडेंड बांट दिया। ठीक है, तो 10 रुपए में से जो 5 रुपया डिविडेंड बांट दिया वो तो गया, लेकिन जो 5 रुपया जो बैलेंस अमाउंट बच गया कंपनी के पास, उसको अपन क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अब यार मेन मुद्दा अपना आता है कि कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग क्या है। इस रिटेन्ड अर्निंग के अंदर कॉस्ट क्या है? पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ, उसमें कॉस्ट क्या होगी? इसका अपन कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं? तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए मेरी कंपनी है हर्ष बदावत लिमिटेड। ठीक है, आपने मेरे अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, मेरे शेयर्स ले रखे। आपको जो डिविडेंड मिलना चाहिए था 10 रुपये, उसमें से मैंने 3 रुपये रख लिए। ठीक है, अब यार आपके 10 रुपये में से 3 रुपये मैंने रख लिए। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट, मतलब मेरी कंपनी को आगे ग्रोथ करने के लिए मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करूंगा कहीं ना कहीं। तो आप बोलोगे मुझे क्या फायदा? भाई हम हमारा पैसा आपको क्यों दें? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। ये पैसा अगर मुझे 3 रुपया और मिल जाएगा तो मैं कहीं और लगाऊंगा, इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है? तो अपन क्या बोलेंगे? नहीं भाई, इसके ऊपर भी आपको रिटर्न मिलेगा, तब जाके वो लोग अपने पास रखने देंगे ना। तो रिटेन्ड अर्निंग की भी तो कॉस्ट देनी पड़ेगी कंपनी को। अगर मैं वो 3 रुपए, इतने छोटे अमाउंट डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ह्यूज अमाउंट में सोच रहा हूँ। अगर मैं वो 3 रुपए अलग अलग इन्वेस्ट करूंगा तो क्यों इन्वेस्ट करूंगा? कंपनी की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ पर्सपेक्टिव के लिए। तो उसकी भी क्या होगी? एक कॉस्ट होगी जो मुझे वापस देनी पड़ेगी। ठीक है, अब यार बात रहती है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? नॉशनल कॉस्ट है जो ये रिटेन अर्निंग, इसको नॉशनल कॉस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिविडेंड फॉरगॉन बाय द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड फॉरगॉन जो अपन कर देते हैं, अपन एग्जांपल लेना है, 10 रुपए में से 5 रुपए डिविडेंड मिल जाता है और 5 रुपए कंपनी रिटेन कर लेती है। मगर 5 रुपए नहीं मिलते तो वो भी किसको जाता है? रिटेन नहीं करती कंपनी, तो शेयर होल्डर्स को। तो उसने फॉरगॉन किया ना अपना, तो अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ उनको। हो सकता है 5 रुपए और इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कंपनी के पास है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे रिटर्न मिले उस चीज का। तो जो रिटर्न ले रहे हैं वो कंपनी के लिए क्या हो गई? कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब यार मैं ये बात तो अपनी हो गई कि यार कॉस्ट हो गई कंपनी के लिए। अब ये कॉस्ट निकलती कैसे? ठीक है, तो यार है क्या इक्विटी? जनरल सेंस के अंदर अपन मान लेते हैं, इसके अंदर इसका एक और पहला चीज है, ये जो रिटेन अर्निंग को अपन कैसे लिख सकते हैं? के आर। ठीक है, तो ये क्या होता है? रिटेन आर। के आर का मतलब क्या होता है? स्मॉल में जो अपन ने आर लिखा है, के आर का मतलब होता है रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। जैसा अपन ने केपी पढ़ा था, के ई पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ। तो जनरल में अगर कोई टैक्स ब्रैकेट नहीं दे रखा है तो के आर इक्वल्स टू क्या होता है? के ई। आपने के ई निकाला, अगर उसका पर्सनल टैक्स नहीं दे रखा है शेयर होल्डर का, अब वो दे रखा होगा तो क्या होगा? वो उसका भी अपन एग्जांपल अगले में लेते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं दे रखा है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, क्योंकि लास्टली जो पैसा है वो किसका है? इक्विटी का। ठीक है, अब एक और चीज, अरे इस चीज क्या है? सेकंड वाला फॉर्मूला देखने से पहले इसका पहला तो ये हो गया कि यार क्या हो सकता है? डायरेक्ट के ही, अगर पर्सनल टैक्स नहीं दे रखा तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, व्हेन नो पर्सनल टैक्स इज गिवन। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले अपन एक और चीज सुनते हैं, रिटेन अर्निंग के बारे में समझते हैं। रिटेन अर्निंग जो कंपनी अपने पास रखती है, आपको मालूम है शो किधर होती है? बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना, उसके अंदर। ठीक है, एक और चीज इसके अंदर ये है कि इसको अपन क्या बोल सकते हैं? रिजर्व है कंपनी के। ये क्या चीज है? रिजर्व्स। लेकिन रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग के अंदर फर्क होता है। कंपनी जो रिटेन अर्निंग कर रही है, जो कंपनी 5 रुपए, अपना कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, ये आपने 10 रुपए रिटेन किया कंपनी ने,
नहीं 10 रुपए का प्रॉफिट था कंपनी के पास, ठीक है। इसमें से रिटेन कितना किया, 5 रुपए, ठीक है। तो 5 रुपए जो रिटेन किया, इसके अंदर से कंपनी अगर कुछ पैसा रिजर्व में निकाल लेती है तो उसको अपन बोलते हैं रिजर्व। ये 5 रुपए रिटेन अर्निंग है ना, इसके अंदर से अपन रिजर्व बनाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या कुछ अनसर्टेनिटी के लिए, इस चीज के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर से ये रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग सेम नहीं होते, भले ये दोनों शो होते हैं रिजर्व और सरप्लस के अंदर जो सेकंड होता है बैलेंस शीट का। तो ध्यान रखना रिजर्व और रिटेन अर्निंग सेम नहीं होते हैं। रिटेन अर्निंग जो कंपनी रखती है उसके अंदर से जो कुछ पैसा कंपनी किसी स्पेसिफिक चीज के लिए रख लेती है उसको बोलते हैं अपन रिजर्व्स, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब अपन आते हैं अपने सेकंड फार्मूले के ऊपर जो था केआर था, जो मैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का। पहला फार्मूला तो हो गया अपना केआर इक्वल्स टू डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो भी निकाल रखी, क्योंकि अल्टीमेटली वो कॉस्ट किसका है, इक्विटी है। तो कम से कम उतना तो रिटर्न अपन मांगेंगे, ठीक है, शेयर होल्डर्स उतना पैसा तो उनको देना है, ठीक है। ये कब माना जाएगा, ये फर्स्ट वाला फार्मूला जो है केआर इक्वल्स टू केई, ये कब होगा, जब आपको पर्सनल टैक्स नहीं दे रखा है शेयर होल्डर का। लेकिन क्या, जब पर्सनल टैक्स दे रखा हो। भैया पर्सनल टैक्स का क्या रिलेशन है इस चीज से, पहले अपन फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर पर्सनल टैक्स दे रखा है तो केआर का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल्स टू केई माइनस पर्सनल टैक्स। क्या हो जाएगा, केई माइनस पर्सनल टैक्स। अब यार पर्सनल टैक्स माइनस क्यों किया, ये सेकंड फॉर्मूला क्यों आया, एग्जाम्पल समझते हैं बॉस। अपन हर चीज का एग्जाम्पल लेके समझते हैं हर चीज। मान लेते हैं आप वही हो वापस शेयर होल्डर और मेरी कंपनी है हर्ष बदावत लिमिटेड, मैंने रिटेन नहीं किया, मान लो मैं क्या मानता हूं, मैंने रिटेन नहीं किया होता, मैं पैसा आपको दे देता। और मान लीजिए जो ये 10 रुपए हैं, ठीक है, जो 10 रुपए हैं आप उसको ले जाके डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर देते, ठीक है। अब जो आप 10 रुपए डिबेंचर में इन्वेस्ट करते तो उसके ऊपर जो आपको रिटर्न आता वो कहां जाके हिट होता, वो टैक्स डिडक्टेबल होता ना, क्योंकि क्या पीएनएल में चार्ज होता, डेबिट होता पीएनएल में जाके उसका, ठीक है। तो उससे आपको क्या मिलता, बेनिफिट मिलता, क्योंकि डेबिट हो रहा है, आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो, तो उसका आपको क्या मिलता, बेनिफिट। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जब पर्सनल टैक्स रखा है किसी भी शेयर होल्डर का, तो अपन क्या मान के चलते हैं कि उसका पर्सनल टैक्स माइनस कर देंगे उसके अंदर। तो अपन मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि ये जो केस हो गया सेकंड वाला, ये जब टैक्सेबल बोल रखा हो तब की बात है, और ये जो फर्स्ट वाला केस है व्हेन नॉट टैक्सेबल, ठीक है। अगर टैक्सेबल है, अगर पर्सनल टैक्स दे रखा है शेयर होल्डर का और टैक्सेबल माना गया उस चीज को, तो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा उसके अंदर उसको, क्योंकि डेबिट हो जाएगा पीएनएल के अंदर वो डिबेंचर का इंटरेस्ट जो भी होता है, आपने बोला ना अपन डिबेंचर का इंटरेस्ट निकालना, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के अंदर देखा था कैसे पीएनएल में हिट होता है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो उस हिसाब से उसको इसका परसेंटेज अपन इसमें से क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है, बराबर है। तो ये चीज सेकंड फार्मूला में क्लियर हो गया। पहला फार्मूला अपना क्या होगा, केआर इक्वल्स टू केई कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी डायरेक्ट। अगर पर्सनल टैक्स दे रखा है उसको टैक्सेबल माना है तो अपन क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से अपन पर्सनल टैक्स माइनस कर देंगे। इस चीज का जो है मैं एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ये एग्जांपल लेते हैं अपन। रिटेन अर्निंग थी एक कंपनी की, मेरी कंपनी मान लेते हैं हर्ष बदावत लिमिटेड, उसकी रिटेन अर्निंग थी 7,50,000। कितनी थी, 7,50,000 रुपए। उसका रेट ऑफ, हाँ ये रेट ऑफ रिटर्न मतलब वो नहीं है, मैं क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको क्या है इसका। रिटेन अर्निंग थी कंपनी की 7,50,000 रुपए, उसमें से अगर वो जो कंपनी के बच रहा था प्रॉफिट, वो कंपनी ने क्या किया, अगर कंपनी मानती कि अगर वो शेयर होल्डर्स को दे दिया होता तो वो इन्वेस्ट करते, तो उनका जो रिटर्न होता, शेयर होल्डर जो रिटर्न कमाते उस पैसे को इन्वेस्ट करके, वो कितना माना, 10%। यहां पे मैं लिख रहा हूं रिटर्न फॉर शेयर होल्डर्स। ये होल्डर कंपनी क्या मानती है कि अगर ये कंपनी पैसा नहीं करती, कंपनी पैसा दे देती शेयर होल्डर्स को और पैसा को कहीं ना कहीं लगाते तो इतना रिटर्न लाते, ठीक है। उस पर उनको ब्रोकरेज कितना लगता, अगर मान ले कि इसको इतना ब्रोकरेज लगता, और जो टैक्स ब्रैकेट है, ये जो टैक्स रेट दे रखा है वो शेयर होल्डर्स का दे रखा है,
किसका दे रखा है? शेयर होल्डर्स का। वो शेयर होल्डर्स इस टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप बताओ यार केआर क्या होगा? ठीक है, तो वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट करें तो कंपनी की रिटेन अर्निंग है 7.5 लाख रुपए। अगर वो शेयर होल्डर जो कंपनी डिविडेंड पूरा दे देती है, अगर वो शेयर होल्डर्स कहीं और पैसा इन्वेस्ट करते जो कंपनी रिटेन करने वाली, तो वो कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा? 10%। उनको ब्रोकरेज देना पड़ेगा 3%। और वो किस टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं? 30%। ठीक है, आपने से पूछा कि यार सबसे पहले तो यार अपन ये देख लेते हैं कि भाई कौन सा फॉर्मूला है? पहला वाला KR इक्वल्स टू KE, क्या ये वाला लग जाएगा? KR इक्वल्स टू KE नहीं लगेगा भाई, इसके अंदर पर्सनल टैक्स भी दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे भी एक क्वेश्चन मैंने आपको बोल ही दिया था पहले कि वो सेकंड वाले फॉर्मूले के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अपन क्या लिखते हैं? फॉर्मूला तो ये वाला है, KR इक्वल्स टू KE माइनस पर्सनल टैक्स। यार इसके अंदर तो ब्रोकरेज भी दे रखी है, ब्रोकरेज नहीं दे रखी है 3%। ये सब ब्रोकरेज किस कैटेगरी में आती है? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट में बताया आपको, याद हो तो ये सब तरीके की जो कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट क्यों लगती है? जो सिक्योरिटी होती है उसको इन्वेस्टर्स तक लाने में जो कॉस्ट हम बोलते हैं वो फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, और ये एडजस्ट होती है जो प्रोसीड्स आती है उसके अंदर से। ठीक है, तो यार रेट ऑफ रिटर्न कितना है? सबसे पहले अपन निकालते हैं ब्रोकरेज कितनी है। ब्रोकरेज कितनी है? ब्रोकरेज जो नेट प्रोसीड, तो कितना मिलेगा उनको रिटर्न? 10 माइनस 3, 7%। ठीक है, ये गलत चीज है। इसने क्या बोला है? 3% ब्रोकरेज है, तो ब्रोकरेज कितनी हो जाएगी? 10 का 3%, तो कितना आ जाएगा? 0.3। ठीक है, तो कंपनी के हिसाब से क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी होनी चाहिए? कंपनी के हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ जाएगी? 9.7। कैसे? 10 माइनस 0.3, ये चीज यहां से आई। कंपनी मान लीजिए टैक्सेबल, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगेगी उनको। फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से उनको नेट इफेक्टिवली कितना पड़ेगा? इतना बेनिफिट मिलेगा 9.7 का। तो क्या होगा? कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंपनी ने मान ली, कंपनी कैलकुलेट कर रही है ना ये चीज। तो KE तो इसका कितना हो गया? 9.7। अपन क्या बोल रहे हैं कि उसको वो टैक्सेबल भी है, वो उसको पर्सन जो शेयर होल्डर है उसको टैक्स रेट किस में आता है? 30% के अंदर आता है। तो ये अपन ने माइनस कर दिया उसमें से 30%। तो अगर आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो 9.7 माइनस 30%, तो आपका आ जाएगा 6.79%। क्या आ जाएगा? KR कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कितनी आ जाएगी आपकी? 6.79%। तो सबको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि जब टैक्सेबल माना जाता है उसका टैक्स ना शेयर होल्डर्स का जो दे रखा होता है अपने को किस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो अपन फॉर्मूला क्या लगेगा? KR इक्वल्स टू कॉस्ट, के जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है माइनस पर्सनल टैक्स जो भी दे रखा है वो। अगर कुछ नहीं है तो डायरेक्ट अपन क्या कर लेंगे? जितना के अपन ने कैलकुलेट किया है, के निकालना अपन ने सीखा था, मैं लास्ट जो वीडियोस डाली थी उसके अंदर के की भी एक वीडियो थी, नहीं देखी तो जाके आप देखिए, 4-5 होगी, क्योंकि बस ये मेरे हिसाब से लास्ट होगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। इसके बाद अपन सीखेंगे कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट निकालना, जिसको अपन इंग्लिश में डिनोट करते हैं KOs। ठीक है, तो इसके बाद अभी नहीं करते हैं, तो हो तो आपको ये मोटा मोटी लग गया होगा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या चीज है और उसका दो फार्मूलाज क्या होता है। तो वापस फटाफट अपन फार्मूलाज देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब कुछ भी नहीं दे रखा है और पर्सनल टैक्स भी नहीं दे रखा है तो, लेकिन जब टैक्सेबल मानते हैं शेयर होल्डर को और वो किसी ब्रैकेट में आता है टैक्स के और पर्सनल टैक्स दे रखा है, तो अपन क्या फॉर्मूला क्या लग जाएगा? KR इक्वल्स टू KE यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस पर्सनल टैक्स। तो अपना क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो भैया इसी के साथ ये था अपना कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।